आज हम एलर्जिक मैनिफेस्टेशन के ताल्लुक से व्हाट इज एलर्जिक मैनिफेस्टेशन एंड व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ एलर्जिक मैनिफेस्टेशन इन यूनानी, इसके ताल्लुक से बात करेंगे। इसके ताल्लुक से बहुत सारे लेक्चर्स एंड वीडियो हो चुके हैं, लेकिन खास तौर पे जो यूट्यूब की जो सब्सक्राइबर्स के लिए बना रहा हूँ ये चीज़। अब जो हम लोग जो जीपी में है या कंसल्टेंट है, तो डेली हमारे सामने ये केसेस बहुत सारे आते हैं। एक्चुअली है क्या चीज़ ये, व्हाट इज़ दिस एलर्जिक मैनिफेस्टेशन? आज से तकरीबन 10-15 साल पहले या समझो उससे भी आगे द वर्ड एलर्जी बहुत ही कम इस्तेमाल होता था। जैसे कोई मरीज को कोई दवा चेंज करके दिया सिस्टर ने गलती से, या कोई इंजेक्शन इधर इधर हो गया या ओवरडोज हो गया, तो पता चला अस्पताल से एलर्जी हो गया, फूड मेडिसिन की एलर्जी हो गई। आज इतना कॉमन वर्ड है ये एलर्जी। कुछ भी डॉक्टर से पूछो, डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, ये एलर्जी है। ये क्यों हो रहा है डॉक्टर साहब, ये डस्ट एलर्जी, ये फूड एलर्जी है। ये वर्ड एलर्जी इतना कॉमन हो गया है, अनपढ़ नॉन एजुकेटेड एक लेमन भी इस्तेमाल करते, डॉक्टर साहब मुझे बहुत एलर्जी का प्रॉब्लम है। ये वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं जो एथियोलॉजी, जो बीमारी की सबब नहीं जानता है, तो उसको बताने के लिए कॉमन टर्मिनोलॉजी आजकल इस्तेमाल करते हैं एलर्जिक मैनिफेस्टेशन। अगर एक डॉक्टर बता रहा आपकी बीमारी की वजह अगर एलर्जी है, तो समझ लेना कि डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं है। तो आजकल आप देखते हैं जितने भी मेडिकल फील्ड में चंद टर्मिनोलॉजी से ही पूरी दुनिया, मतलब पूरी दुनिया की मेडिकल टर्मिनोलॉजी घूमते हैं। तो एलर्जिक मैनिफेस्टेशन, कोई बीमारी की वजह अगर पूछे तो वो एलर्जी है। डीजनरेटिव चेंजेस, ऑटो इम्यून डिजीज, ये 2-3 डिजीज है पूरी दुनिया में। अगर आपने कोई सवाल पूछे किसी से ये बीमारी की वजह क्या है, तो सब लोग या ज़्यादातर डॉक्टर लोग इसकी वजह यही बताते हैं कि ये एलर्जिक मैनिफेस्टेशन यही वजह। एक्चुअली ये क्या चीज़ मॉडर्न के एतबार से आप देखते हैं कि ये जो सिम्टम्स है इसकी वजह से जो होते हैं, मॉडर्न में इसको हिस्टामिन की जो रिलीज होते हैं बॉडी में, उससे पैदा होने वाली जितनी भी तकलीफ सिम्टम्स हो या सिंड्रोम हो, उसको ज़्यादातर एलर्जी में गिनता है। हमारी बॉडी में एक्चुअली एक सेल होते हैं जो WBC के ग्रुप में आते हैं, उसको बोलते हैं मास्ट सेल। तो मॉडर्न में इसको कहते हैं कि मास्ट सेल एक्टिवेटिंग सिंड्रोम या डिजीज कहते हैं। यानी कि मास्ट सेल सेक्रेट करता है हिस्टामिन, और उससे पैदा होने वाली तमाम तकलीफ को इस सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। उसमें क्या क्या आता है, उसमें आप एलर्जिक मैनिफेस्टेशन हो, एलर्जिक राइनाइटिस हो, एटोपिक डर्मेटाइटिस हो, या एलर्जिक अस्थमा हो, प्रोराइटिस हो, या कोई भी स्किन डिजीज हो, इवन माइग्रेन, हेडेक, लेथार्जिक फील होना, ब्रेन फॉगिंग, फूड पॉइजनिंग, बार बार फूड पॉइजनिंग, और बाकी जितनी भी चीज़ें से आप गिनते जाओगे, मैं समझता हूँ तकरीबन मेडिकल फील्ड की 25% एलर्जिक मैनिफेस्टेशन में आएंगी। पल्पिटेशन है, माइग्रेन, ये जितने भी चीज़ें हिस्टामिन की वजह से जो प्रॉब्लम होते हैं, तमाम चीज़ को ये जो मास्ट सेल एक्टिवेटिंग सिंड्रोम या डिजीज कहते हैं। उसमें एक छोटा सा है, ये अर्टिकेरिया है, या प्रोराइटिस हो, अर्टिकेरिया हो, या परप्यूरल हिमरेज हो, या एकाइमोसिस हो, ये सब चीज़ एक छोटा सा हिस्सा है। अब बॉडी के अंदर कोई भी वाकया, कोई भी तकलीफ हो, तो सबसे पहले जो डिफेंसिव मैकेनिज्म में, डिफेंसिव मैकेनिज्म की फर्स्ट लाइन जिसको कहते हैं, उस फर्स्ट लाइन में, उस लड़ाई में सबसे पहले बॉडी में एक्टिव होते हैं हिस्टामिन। हिस्टामिन एक्चुअली एक हिस्टिडीन से बनते हैं, वो अमीनो एसिड की डेरिवेटिव है। वो हिस्टामिन की वजह से बॉडी की डिफेंसिव मैकेनिज्म के लिए वो इंसान को तकलीफ देते हैं। उस तकलीफ को हम कॉमनली एलर्जी के नाम से पुकारते हैं, और उसको रोकने के लिए मॉडर्न में एंटी एलर्जिक ड्रग इस्तेमाल किए जाते हैं।
मिसाल के तौर पे आपको अगर कोई एलर्जिक मैनिफेस्टेशन हो गया तो H1, H2, H3, H4 एंडोगनाइजर्स है उसको कम करने के लिए। जैसे H1 एंडोगनाइजर्स क्या है, सेट्रिसिन है, जो क्लोरोफिनरामिन मैलेट में जो आते हैं, सेट्रिसिन है, एक्टिफेड है, विल-25 है, ये लिवोसिट्रिसिन, ये सब चीज H1 एंडोगनाइजर यानी कि हिस्टामिन सेक्रेशन को कम करता है। दूसरा H2 एंटागोनाइजर, वो भी हिस्टामिन का ही सेक्रेशन को कम करते हैं, सिमेट्रिडिन है, फैमेट्रिडिन है, रैंटिडिन है, ये भी एक H2 एंटागोनाइजर है। फिर H3 आता है, H4 आता है। तो बेसिकली मॉडर्न के साइंटिफिक एस्पेक्ट्स हमको समझ में आए कि हिस्टामिन इज बेसिकली हमको जरूरत पड़ती है हमारी डिफेंसिव मैकेनिज्म में। वो डिफेंसिव मैकेनिज्म हमारा काम आते हैं, इसलिए उसको हम इस्तेमाल करते हैं और वो डिफेंसिव मैकेनिज्म के लिए ही वो काम करता है। इसका मतलब हिस्टामिन हमारे लिए जरूरत है, हिस्टामिन हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन उसकी मिकदार हाइपर भी नहीं होना चाहिए, हाइपो भी नहीं होना चाहिए। जब हिस्टामिन की मिकदार हाइपर में चले जाते तो ये सब सिम्टम होते हैं। जब हिस्टामिन की मिकदार कम होता है तो उसके ऑपोजिट प्रॉब्लम होते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे आपने ज्यादा एंटीहिस्टामिन खा लिया तो आपको ड्राउजीनेस आते हैं, आपकी मूड लो हो जाते, आपको कुछ करने को दिल नहीं चाहते, आपको सोने की मतलब एक लेथार्जिक फील होता है, वो हिस्टामिन की कमी की वजह से। तो एक हिसाब से हम ये बोल सकते हैं आदमी को एनर्जी प्रोवाइड करने में हिस्टामिन बहुत बड़ा काम करते हैं, यानी कि अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए एक बेहतरीन काम देने वाली एक्चुअली चीज है हिस्टामिन। लेकिन वो जब वो मिकदार से ज्यादा होती तो अपनों को तकलीफ होती है, अगर वो मिकदार से कम हो गया तो भी तकलीफ देता है। ओके, ये है मॉडर्न की नजरिया। ये डिफेंसिव मैकेनिज्म में काम करता है, ये ब्लड वेसल को डायलेट करता है। कोई भी इंफ्लेमेटरी कंडीशन में सबसे पहले एक्टिव होता है कौन? हिस्टामिन, क्योंकि वहाँ के एरिया में कैपिलरी डायलेटेशन के लिए, ब्लीडिंग के लिए, वहाँ जितने भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के लिए, जितने भी डिफेंसिव मैकेनिज्म के लिए वहाँ जो मंजर जब वो खेत तैयार करने का काम करता है हिस्टामिन, जो बढ़ जाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होते हैं। तो मॉडर्न में अगर आप कोई भी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाके अगर आप एक्जिमा के बारे में पूछ के देखो या कोई भी खुजली के बारे में पूछ के देखो, अव्वल नंबर में बोलेंगे दिस इज एलर्जी। तो ज्यादातर स्किन स्पेसिफिक एंटीहिस्टामिन से खेलता है। दूसरा, कोई जनरल फिजिशियन के पास जाके कोई खाने पीने के बारे में बात करके देखो, वो भी कहीं ना कहीं एंटीहिस्टामिन का। कोई भी जीपी देखो, सीपीएम के बगैर, क्लोरोफिनरामिन मैलिएट के बगैर कोई जीपी चल ही नहीं सकती। मतलब इतनी एलर्जिक मैनिफेस्टेशन है, तकरीबन 25%। अब तो ये तो मॉडर्न की नजरिए एलर्जी, कोई भी चीज को अगर समझ में नहीं आ रहा, एक्टिवेट हो रहा है, सब चीज को एलर्जी में गिनता है। अगर इसको, ये तो केमिकल एस्पेक्ट है, अगर इसको फिजिक्स के हिसाब से देखा जाए, तबीयत के हिसाब से, कैफियत के हिसाब से अगर इस एलर्जी को अगर देखे तो मैं समझता हूं ये 100% हम इसको मैनेज कर सकते। जबकि एलर्जी ट्रीटमेंट में हमेशा डॉक्टर ये कहते हैं कि ये ट्रीटमेंट बंद नहीं कर सकते, आपको हमेशा रखना पड़े, ये जरूरत नहीं। हमारे यूनानी सिस्टम के जरिए, अपने तिब के जरिए या अपने नजरिए से अगर देखेंगे एक्चुअली है क्या चीज हिस्टामिन। हिस्टामिन का कोई नजरिया यूनानी में नहीं, वो वर्ड ही नहीं है। हमारा वर्ड है कि हसासिया, मतलब एहसास, या बॉडी एहसास होना। व्हाट डू यू मीन बाय हसासिया? व्हाट डू यू मीन बाय एहसास बढ़ना? हमारे बॉडी में 4 खिलते, सफरा, दम, खिलते दम, खिलते बलगम, खिलते सौदा, 4 खिलते। उसमें सबसे ताकतवर, सबसे लतीफ खिलते सफरा, सबसे ज्यादा फास्ट, सबसे ज्यादा लतीफ, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक, सबसे ज्यादा कुव्वत नफूस रखने वाली, सबसे ज्यादा पावरफुल खिलते सफरा, मिसल आग के जैसी, सबसे अव्वल नंबर में। इसका मतलब अगर बॉडी में कोई भी किस्म की अगर कोई समझो डिफेंसिव मैकेनिज्म में या कोई, उसमें सबसे पहले सफरा उतरता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई अनवांटेड चीज या खराब चीज खा लिया तो आपको उल्टी होता है, तो डिफेंसिव मैकेनिज्म सबसे पहले क्या करते हैं? उल्टी करके उसको फेंकता है। वो कौन करता है? सफरा। मॉडर्न के हिसाब से हिस्टामिन ही समझो। आपको लूज मोशन हो रहा है, कौन करता है? सफरा।
आपको लूज मोशन, सीवियर लूज मोशन है, उसकी वजह से तो सबसे पहले डिफेंसिव लाइन ऑफ डिफेंसिव मैकेनिज्म वो है। ये डिफेंसिव मैकेनिज्म में सफरा कैसे काम करते हैं तबीयत के हिसाब से, ये एक इंफॉर्मेटर भी है बड़ा। सफरा एक इंफॉर्मेटर भी, सेंसिटिव चीज, रडार है वो। जैसे अभी इजराइल के ऊपर अगर कोई टॉम क्रिएट की, आयरन टॉम, क्योंकि रडार के साथ में वो रखा है, कोई भी रॉकेट आ गया तो पट 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 कर उसको मारता है। तो कभी कभी सफरा एक रडार का भी काम करता है। इसीलिए बहुत खूबसूरत अंदाज में अपने अतिबा ने उसको बयान किया। जालिनुस, बुखरात ने, जालिनुस ने बताया कि सफरा अपने पालतू कुत्ते के जैसे, जैसे हम लोग कुत्ते को पालते हैं हमारे फार्म हाउस में या घर पे, कुत्ते को क्यों पालता है? कोई बाहर से कुछ आए उसको इंफॉर्मेशन कुत्ता देता है, मालिक सोए पड़े रहते, चोर आया तो कुत्ता भौंकता है, कोई बिल्ली आया तो भी कुत्ता भौंकता है, यहां तक के एक छोटा सा भी एक आवाज भी आया तो कुत्ता भौंकता है, कोई पत्ता गिरा दरख्त तो भी कुत्ता भौंकते रहता है। को बहुत विजिलेंट रहते, अलर्ट रहते हो। सफरा इतना अलर्ट रहते हो, कुछ भी अनवांटेड चीज आ गए तो सफरा उरूज में आते या स्टेमिन बाहर आ जाते। कभी कभी छोटा सा एक पत्थर या तो कुछ पत्ता गिरा होगा, कुत्ता भोग भोग के अपना मालिक का नींद खराब कर दिया होगा, उठ के देखे यार क्या यार कुत्ता, यार फिर कुत्ते के ऊपर भोंकेंगे मालिक पे जाके सो जाएंगे, अरे इतनी पूरा नींद खराब कर दिया घर वाले की। ऐसे ही होते कभी कभी इस टाइम आदमी इतना डर जाते इतमान से, आदमी पट करके आईसीयू में पहुंच जाते हिस्टामिन की वजह से। कभी छोटा सा एक मैनेजमेंट से हिस्टामिन कम हो जाते। ज्यादातर जैसे वैसोवैगल शॉक है, एनाफ्लाइटिक शॉक है, अर्टिकेरिया है, एंजियोन्यूरोटिक एडिमा है, ये सब चीज आदमी पट करके एफकॉर्लिन, कभी कभी एड्रेनालिन तक पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल में जाने के बाद। तो ये कुत्ता है, मतलब इतना भोगता है ये अपने मालिक को बचाने के लिए, लेकिन कभी ओवर हो जाते हैं, स्टेमिन का काम कभी ओवर हो जाते हैं। अब यूनानी के एतबार से हमको मालिक सफरा है, तो सफरा का काम क्या है? सफरा का काम है वो होते मनाहत में या डिफेंसिव मैकेनिज्म फर्स्ट लाइन में उतरना। क्या लिखा है अपने किताबों में? खून को रकीक करता है, पतला करता है, कोते नुफूस को बढ़ाता है, ऐसी जगह पहुंचता है जहां दूसरा कोई खिल्त नहीं पहुंचता। बेसिकली लंग्स और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर सबसे ज्यादा सफरा मदद करता है ग़िज़ा को पहुंचाने में, तग़ज़िया में। इसलिए सबसे ज्यादा एलर्जिक मैनिफेस्टेशन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लंग्स में होता है। बाद में स्किन इज मुतदिल मिजाज, इसलिए स्किन में ज्यादातर एलर्जिक मैनिफेस्टेशन दिखने में आता है। अब हमको मान लीजिए सफरा बॉडी में होना चाहिए डिफेंस, लेकिन बढ़ने से क्या क्या अलामतें? हमने सफरावी मर्ज में सिर्फ क्या पढ़ के रखे? सिर्फ जॉन्डिस को पढ़ के रखे, अमराज जिगर पढ़ के रखी या अमराज मरारा, बाकी कुछ नहीं जानते। जितने भी जितने भी स्टेमिन, जितने भी सफरा के डिसऑर्डर है, तकरीबन 25% बीमारी भी सफरा की वजह से होता है, सफरा एक्टिव होने से। मिसाल के तौर पे माइग्रेन सफरा की वजह से, खफकाने हार, सर जितने भी हम लिखते हैं सर दर्द, सर हार, खफकाने हार, ये हार वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो सफरा है दम से, लेकिन ज्यादातर प्रॉब्लम माइग्रेन हो, रिपीटेड फूड पॉइजनिंग हो रहा है, क्रॉनिक डायरिया, IBS, और ये जो शरा जिसको कहते हैं टिकरिया, कुछ लोग को बोलते हैं डर्मोग्राफिक स्किन, किसी को स्किन पे अगर ऐसा मारे 5 उंगली आ जाते, या कोई पेंसिल से ऐसा ड्रॉ करके रेखो पूरा स्किन के ऊपर तस्वीर बना सकते कुछ लोग के अंदर, उसको डर्मोग्राफिक स्किन कहते हैं, वो भी सफरा भी है। वो पाल्पिटेशन आना, गुस्सा जल्दी आना, कोई बदबू सूंघेगा तो सर दुखना, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, जल्दबाजी, जल्द डिसीजन लेना, ये इतनी सारी कंप्लेंट आपको गिन सकते हैं हाइपर एक्टिव ऑफ सफरा की वजह से। ये ज्यादातर इतना लतीफ होने की वजह से इसको हम लेबोरेटरी से फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए ये सब ज्यादातर बीमारी को मॉडर्न वाले साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर गिन के उसके अंदर हिप्नोटिक या स्लीपिंग पिल्स लिख के देते, जिसे अचानक वैसोवैगल शॉक आके अचानक चक्कर आके गिर रहे, अस्पताल पहुंचते पहुंचते BP नॉर्मल आ रहा है, क्योंकि फौरन
कभी कभी ये सफरा के ऐसे बीपी लो के आदमी गिर जाते, घर हॉस्पिटल पहुंचते थे बीपी नॉर्मल रहती, तो डॉक्टर बोलते कोई टेंशन वगैरह आई क्या, ये टेंशन की वजह से हो रहा है, बल्कि एंटी एंग्जाइटी या कोई स्ट्रेस का टैबलेट लिख के दे। ये सब सफरा का काम है, ये सब सफरा का काम है। इवन एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर का भी ज्यादातर काम सफरा की वजह से, इसीलिए हम लोग रैंटिडिन, सिमेटिडिन, फैमेटिडिन काम क्यों करते, वो H2 एंटागोनाइजर को कम करते ताकि हिस्टामिन सेक्रेशन कम हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर भी सफरावी मर्ज रख के गर्म अमराज के हिसाब से उसको ठंडा दवा देते। तो जितने भी सफरावी अमराज को अगर गिनते जाओ, बैठ के लिखते जाओ, मैं समझता हूं जीपी में 25% जो ट्रीटमेंट आप मुकम्मल तौर पर ट्रीट कर सकते हैं। बड़े बड़े बोर्ड में लिखा रहते हैं पब्लिक एलर्जी स्पेशलिस्ट बोल के उनके पास देने के सिर्फ एंटी एलर्जी ड्रग है, उनको खुद नहीं मालूम व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ एलर्जी, सिर्फ वो ये जानते हैं हिस्टामिन की सेक्रेशंस को। और ये हिस्टामिन जो सफरा जो है बॉडी खुद बनाता है मास्ट सेल के थ्रू, फूड के थ्रू भी दाखिल होता है। कुछ फूड ऐसा है जो अपने सफरा को बढ़ाते हैं, जैसे बड़े का गोश्त है, कुछ लोग को सूट नहीं होते। कुछ बैक्टीरिया जो है वो बॉडी के अंदर हिस्टामिन को प्रोड्यूस करता है, कुछ हम लोग अंदर देता है, कुछ अंदर ही प्रोड्यूस करते हैं हिस्टामिन। तो कुछ दवा की वजह से, कुछ ग़िज़ा से खुद सफरा बढ़ता भी है। अब यहाँ सवाल ये होता है, मॉडर्न और यूनानी में फर्क, हर आदमी सफरा ज्यादा तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कुछ लोगों में। कुछ लोगों को फूड पॉइजनिंग जल्दी नहीं होता, कुछ लोगों को जल्दी हो जाते हैं। घर में बहुत लोगों को फूड पॉइजनिंग, दो को नहीं हुआ, ये क्यों ऐसा? अगर हिस्टामिन की वजह से हो रहा है, वही फूड सब लोग खाए, कुछ लोगों को फूड पॉइजनिंग हो रहा है, कुछ लोगों को फूड पॉइजनिंग नहीं हो रहा है। यहां है यूनानी की खूबसूरती, जिसके मिजाज में सफरा है, जिसके मिजाज में ऑलरेडी हिस्टामिन टाइप की क्वालिटी रखने वाली सफरावियत है, वो जल्दी उसकी सफरा छिड़ता है या सफरा को प्रोवोक करता है या फिजिट करता है, सफरा बाहर आ जाता है। बलगमी में इतना प्रॉब्लम नहीं होते। कभी कभी बोलते हैं कुछ तो शेल फूड खा लिया, झींगा खा लिया, पट करके कुजली आ जाते, दोस्त लोग के साथ में एक साथ खा लिया, सिर्फ एक को कुजली हो रहा है, या एक ने बीफ खाया तो उसके अंदर पूरा अर्टिकेरिया शुरू हो गया। तो याद रखो, या तो उसके अंदर ऑलरेडी मिजाज में सफरा का गलबा है, या उसकी जिगर में कोई खराबी की वजह से इसकी बॉडी में हिस्टामिन की जो हाइपर सेंसिटिविटी और बढ़ गया। सब में नहीं होता है। अब डॉक्टर बोलते हैं डस्ट एलर्जी, डस्ट एलर्जी। अब डस्ट एलर्जी से सबको छींक अगर आ रहा है, तो जहां वो रास्ते में या रोड पे ठहरे सब लोग के ऊपर वही डस्ट सांस ले, सबको एलर्जी क्यों नहीं होती? अब जिसके अंदर ये मास्ट सेल के थ्रू हिस्टामिन ज्यादा सेक्रेट हो रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम। तो वहां डस्ट एलर्जी में भी एंटी हिस्टामिन दे रहे, छींके आ रहे हैं। किसको अर्टिकेरिया हो रहा है, शरा आ रहा है, उसको भी एंटी हिस्टामिन दे रहे, सबको दबा रहे बेसिकली। अब यूनानी की जो इतिबार से इसको सफरावी मर्ज में अगर गिनेंगे, तो एक लिस्ट पहले बनाओ सफरावी मर्ज में क्या क्या हो सकते हैं। फूड पॉइजन से लेके, स्किन एलर्जी से लेके, ये फ्लू से लेके, वायरल फ्लू बोलो या कुछ भी फ्लू, ये सब एक हिस्टामिन की सेक्रेशन है। अभी लेटेस्ट रिसर्च में ये भी हुआ कि बॉडी में हिस्टामिन सेक्रेट होने की और एक वजह है, वो है EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या है वो? जो हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल, जो इलेक्ट्रिसिटी हो, मोबाइल हो, चार्जर हो, वाईफाई हो, ये सब चीज के अंदर से लाइट किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि इलेक्ट्रिसिटी रिलीज होती है, क्योंकि हम देख नहीं सकते वेव्स को। वो भी कभी कभी हमारी मास्ट सेल को स्टिमुलेट करके यानी अपने सफरा को छेड़ता है। इसलिए ये जो प्रॉब्लम आजकल बहुत कॉमन हो रहा है। यहां तक कि जो 4G, 3G, 5G ये सब सिस्टम भी बॉडी के अंदर सफरा को छेड़ने में मदद कर रहे हैं। और खुद ये मौसम भी, जैसे सर्दी भी आपको मैंने अक्सर बयान करते, ये सफरा का दौर है, तो हर जगह पे छेड़म छाड़ी और हर जगह पे ताइश व तशद्दुद, सफरावियत बढ़ते जा रहे। अब यूनानी में इसकी जो मैनेजमेंट है, हम लोग इसलिए मैनेजमेंट, हम लोग सफरावी मर्ज बोल के सिर्फ हमारे दिमाग में एक जॉन्डिस आता है और एक हेपेटाइटिस वगैरह आते हैं, वर्मी जिगर, बाकी कुछ नहीं। ये इतना है, इतना तफसील से आपको मिलेंगे अगर आप उसको मॉडर्न से कंपेयर करो। हमेशा मैं कहता हूं कि मॉडर्न में एक हिस्टामिन बात कर रहे हैं, तो उस हिस्टामिन को यूनानी की जबान में
ट्रांसलेट करना जानो। मॉडर्न में अगर ESR कह रहे तो ESR को यूनानी के इतिबार से क्या, हाउ टू कोरिलेट, हाउ टू एट्रीब्यूट, व्हाट डज इट एट्रीब्यूट, वो किससे मंसूब कर रहे हैं वो जानने की कोशिश करो। अगर आपकी IgG बढ़ गया, IgM बढ़ गया, IgD बन गया, बहुत सारे IgG एंटीबॉडी बढ़ गया, तो वो एंटीबॉडी बढ़ने की वजह कौन सी एंटीजन था, उसके हिसाब से आपके ऊपर प्रॉब्लम होता है। तो यहां मैनेजमेंट क्या है यूनानी में, वेदर इट इज एलर्जिक राइनाइटिस हो, वेदर इट इज अर्टिकेरिया हो, वेदर इट इज पैल्पिटेशन हो, वेदर इट इज माइग्रेन हो, वेदर इट इज रिपीटेड लूज मोशन हो, फूड पॉइजनिंग हो, वेदर इट इज चिड़चिड़ापन हो, सबकी दवा एक ही है, अलग अलग दवा नहीं, सबकी दवा मुअद्दिलात या मुसक्किनात सफरा या मुसक्किनात हरारत, कुछ चंद दवा काफी है। उसमें सिरप में सबसे बेस्ट सर्द खुश्क दवा एंड सर्द तर दवा। आग को आप मट्टी से भी बुझा सकते हैं, आग जब स्टार्ट हो उसमें मट्टी डाल दो बुझ जाएगी। आग अगर ज्यादा हो गए तो मट्टी डाल के कोई फायदा नहीं, पानी डालना पड़ेगा। तो कभी सर्द खुश्क दवा से भी आप इलाज कर सकते हैं, सर्द तर से भी, क्योंकि सर्दी इलाज कर रहे हैं। एक में सर्द तर है, पानी है, एक सर्द खुश्क है, मट्टी है, दोनों से हम किसको, आग को रोक सकता है। फर्स्ट डिग्री में क्या क्या आते हैं, फर्स्ट डिग्री सर्द खुश्क में, इनिशियल एलर्जी में सबसे बेस्ट वही है, धनिया किसनेसी, सफूफ किसनेसी, आंवला सर्द खुश्क, मरवारीद सर्द खुश्क, मरजान सर्द खुश्क, जैसे खुशकुश्ता मरजान, अब्बे मरवारीद, खमीरा मरवारीद, मशरूब आंवला, जवारी शाही, जवारी शामला, ये सब चीज से आप एलर्जिक मैनिफेस्टेशन को रोक सकते हैं। एलर्जिक मैनिफेस्टेशन से मेरा मुराद वो वर्ड नहीं, माइग्रेन ठीक कर सकते हैं, रिपीटेड लूज मोशन, ज़लकुलमा, एंग्जाइटी, और आपकी जितने भी सफरा भी, पैल्पिटेशन, सब चीज से मेरा मुराद है एलर्जिक मैनिफेस्टेशन, यानी कि जिसमें हिस्टामिन बढ़ता हो, जिसमें सफरा बढ़ता हो, हर जगह पे ये सब चीज इस्तेमाल कर सकते। फिर रहा सवाल सर्द खुश्क के बजाय कभी कभी सर्द तर इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सट्रीम सफरावी में, जितनी भी खट्टी चीज है ये सब माने सफरा या मुअद्दिलात सफरा है। लास्ट वीक लॉकडाउन में एक पेशेंट एडमिट हो गए, हिंदू पेशेंट, इतनी इंतहाई वोमिटिंग कर करके सफरा निकलता उसका, दुनिया भर की चेकअप की, एवरीथिंग इज फाइन। उसके एक बेटा एस्ट्रोलॉजर है बहुत बड़ा, वो एस्ट्रोलॉजी देख के किसी को ने उसको समझ में आया कि मेरे पास उसका ट्रीटमेंट है, वो मेरे पास आए, मैंने उनको बताया कि तुम्हारे माँ का प्रॉब्लम है सफरा, वो अभी खा, वो बोला कोई चीज उसको दे नहीं पाए, डॉक्टर ने आखिर साइकेट्रिक की दवा दी, आप भी अगर दवा देंगे तो उल्टी करेंगे, तो मैं बोला मैं दवा दूंगा ही नहीं। मैंने उनको सिर्फ काइनिल सिरप अरमस का, उसके अंदर जर्शक है, आलू बुखारा है, इमली है, मैंने इनको बोला 2-2 कतरा इसकी जबान पे नीचे रखो, जैसे अपन नाइट्रोग्लिसराइड टैबलेट कैसे देते हैं, पीने की जरूरत नहीं, 2-2 कतरा मुंह में रखो, हल्का सा रहने, सुबह से शाम तक 2-2 कतरा एक घंटे में, आधा घंटे में दिया, उसकी उल्टी कम हो गया, 2 दिन में डिस्चार्ज होके चले गए। सफरा की एक्सट्रीम, जैसे भी प्रेगनेंसी में भी सफरा ही बढ़ता है, कभी कभी हाइपरमेसिस ग्रेविडियरम तक पहुंच जाते, उसमें भी आपको पिलाने की जरूरत नहीं, जबान पे रख डालो, कुछ भी नहीं तो उसको पूछो, उसको इतना भी बोलो कि आप एक कैरी या एक इमली खा रहा कच्चा, तो भी उसको सफरा डाउन हो जाएगी, सोचने से भी, देने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप सोच के देखो, आप एक कच्चा कैरी या एक इमली खा रहे हो, आपके मुंह में पानी आ जाते, सैलिवरी ग्लैंड सेक्रेट हो गया, ये कहां से सेक्रेट हुआ, जबकि आपने इमली को देखा नहीं, या नींबू आप चबा रहे, आपने सिर्फ सोचा है, आपकी सैलिवरी ग्लैंड सेक्रेट होकर मुंह में पानी भर गया। इतना सफरा के एक्शंस फास्ट रहता है, एंटी सफरा भी और सफरा का भी, क्योंकि वो इतना ताकतवर है। तो सफरा को तोड़ने के तरीके भी वैसे फास्ट होना चाहिए, तभी तक। और मेन चीज क्या मालूम, सफरावी मर्ज को अगर शुरू में मैनेज किया, विद इन ए
फ्रैक्शन ऑफ सेकंड या मिनट में मैनेज कर सकता है। अगर मैनेज करने में थोड़ा डिले कर दिया तो बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, टैक्स ज़्यादा भरना पड़ता है। इसलिए आप देखते हैं जितने भी लेप्टोस्पायरस, जितने भी वायरल इन्फेक्शन में कुछ मैनेज करने में गड़बड़ करते, इसलिए ज़्यादातर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, सीकेडी, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, बहुत सारे मेजर मेन पार्ट इन्वॉल्व होके डेथ हो जाते हैं, क्योंकि मैनेज करने में कंफ्यूजन रहती है। कौन सी फीवर है, रिपोर्ट नहीं आया, कल्चर एंड सेंसिटिविटी रिपोर्ट नहीं आया बोल के डिले हो जाते। उस डिले की वजह से सफरा तोड़फोड़ करके खत्म कर देते। क्योंकि आग हमेशा याद रखने का, आग जब जलता है तो ये नहीं देखते आगे पीछे क्या है, वो अपना काम करके चले जाते। वो ये नहीं देखते कि काम की चीज़ें क्या है, पैसा रखा है क्या, नोट है क्या, किताब है क्या, कुरान है क्या, या कोई आपकी सात पारा है कि, ये सब कुछ नहीं देते, पूरे जला डालते हो, कि वो उसको सोचने को टाइम नहीं देते कि इतना फास्ट है। तो मुअद्दिलात सफरा के तौर पे जितने भी जो है वो सर्द खुश्क भी है और सर्द तर भी। सर्द तर में जितने भी खट्टी चीज की गीजा पहले खिला के देखो, बाद में दवा में आओ। शरबत तमरलिन, जवारिश तमरलिन, जवारिश सफरा शिकम, जवारिश अनारे, जवारिश अनार तुर्श, जितने भी तुर्श के अलावा सिरप हो, माजून हो, जो भी हो, उस चीज आप दो। सिर्फ जवारिश आमला से या जवारिश अरमस से या जवारिश अनारेन से आप माइग्रेन को भी मैनेज कर सकते हैं, वोमिटिंग को मैनेज कर सकते हैं, पाल्पिटेशन को मैनेज कर सकते हैं, गुस्से को मैनेज कर सकते हैं, उसकी मोशन सिकनेस को मैनेज कर सकते हैं, उसकी लो बीपी को, बहुत सारे चीज को आप मैनेज कर सकते हैं सिर्फ एक जवारिश या सिर्फ एक शरबत से। तो सफरा को अगर मैनेज करना, अगर किसी ने सीखा सफरा या हिस्टामिन की क्या क्या इश्यूज हाइपर में, राइपो में अगर हमने सीख लिया, तो हम लोग आईसीयू में जाके, जो मरीज आईसीयू में उसको जाके हम ट्रीट कर सकते हैं। और डॉक्टर को हम बोल सकते, डॉक्टर तुम थोड़ा सर को तो बहुत दिनों से इसको मैनेज कर रहे, लेट मी मैनेज ही। ये है सफरा की मैनेजमेंट। अब इसको आपको पढ़ना है मुफरद दवा, ग़िज़ा के तौर पे और मुरक्कब दवा में मुअद्दिलात सफरा, मुसक्किनात सफरा, इसकी एक लिस्ट बनाओ। ये ज़्यादा लिस्ट की जरूरत नहीं, कॉमन चीज की एक लिस्ट बनाओ, उसको इस्तेमाल करो। उसको इस्तेमाल करके देखो, क्योंकि उस चीज आज के दौर के हिसाब से अगर आप देखेंगे, आज के दौर के हिसाब से ये आप जानना बहुत जरूरी है। व्हाट इज एलर्जिक मैनिफेस्टेशन एज पर यूनानी कंसेप्ट के हिसाब से, यूनानी नजरिए के हिसाब से, ये एलर्जी ये क्या चीज, वरना तुम भी डेक्साज़ेपियम में आपको अडॉप्ट करना पड़ेंगे, उसके पीछे आपको भागना पड़ेगा। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब मैं 25 साल से डेक्साज़ेपियम खा रहा है, डेक्साज़ेपियम खा के कुछ लोग के माउथ के अंदर ड्राइनेस, आर्थराइटिस, जॉइंट, उसकी अलग अलग उसके टैक्स भरना पड़ते हैं सर्द खुश्क दवा देने से, कसरत से, इस्तेमाल से। और कभी कभी ये भी याद रखो, इसमें एक आध मुसक्किन ये सफरा और मुअद्दिलात सफरा देने के साथ साथ इसमें क्या नाम उसका, एक लीवर का टॉनिक, कोई भी आप कभी नौशादरी या दबीतुल वर्दो या कोई ऐसी चीज उसके साथ में ऐड किया करो। दूसरे कभी कभी जगह पे बताए कि हिजामा, एक बेसिकली मैं हमेशा इस केस के अंदर हिजामा प्रेफर करता हूँ सुन्ना पॉइंट के ऊपर। और हिजामा याद रखने का, सफरावी मरीज को अगर हिजामा करने से पहले पेशेंट को एक नींबू पानी पिलाना जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, आप एक प्रिक किया ना, पेशेंट तुम करके वैसोवैगल शॉक में, हाइपोवोलिमिक शॉक जैसे होता है ना, पेशेंट तुम होके जमीन पे गिर जाते हैं और एकदम ऐसा शिवर होके ठंडा हो जाते हैं। इट इज वैसोवैगल शॉक। और अक्सर ये सफरावी लोग के साथ में होते हैं। तो पहले फाइंड आउट करो, कभी चक्कर आया थे तो पेशेंट अगर सफरावी है तो उनको पहले नींबू पानी पिलाओ या कोई ठंडे शरबत पिलाने के बाद में उसको हिजामा करो। और हिजामा में अक्सर उसमें बहुत फायदा मिलता है। और ये चीज याद रखो, इसको ज्यादा स्टडी करो। अगर हम लोग इस तरीके से एक एक बीमारी की खिल से और कैफियत से अगर इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे, मैं समझता हूँ आप लोग को आजकल जो डॉक्टर लोग ये इडियोपैथिक, अननोन या सेनाइल या डिजेनरेटिव चेंजेस या एलर्जिक या ऑटो इम्यून डिजीज बोल के साइड में रख के लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट करते हैं, उनके लिए हम एक परफेक्ट ट्रीटमेंट, एक परफेक्ट एक रेजिम बना के दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।